नमस्ते भारत। इस वीडियो के माध्यम से जो सियासी और राजनीतिक पारा चढ़ गया है 5 राज्यों के अंदर, लेकिन उन राज्यों में तो इसलिए चढ़ा क्योंकि वहां चुनाव हो रहे हैं, पर महाराष्ट्र का पारा बिना चुनाव के ही चढ़ गया है। और ऐसा लग रहा है कि महाविनाश वसूली अघाड़ी की जो सरकार वहां पर चल रही है, यानी कि 3 तिकड़ी और झोल झपाटे की जो सरकार चल रही है, उसके दिन पूरे होने वाले हैं। वो सरकार जो वसूली का अड्डा बन चुकी है, वो सरकार जिसके गृह मंत्री अभी वसूली के मामले में, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में, ट्रांसफर पोस्टिंग के मामले में जेल के अंदर बैठे हुए हैं, सीपी सस्पेंडेड है, एक एपीआई डिसमिस होकर के जेल में बैठा हुआ है, तमाम केस हो रखे हैं। सरकार जो न्याय नहीं दिलाती है जनता को, वो सरकार जो लगातार ये बोलती रही कि हम तीनों झोल झपाटे वाले लोग, पार्टीज एक साथ आए क्योंकि हमारा एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है जो जनता के बारे में सोचता है। वास्तव में अगर इनके कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की बात की जाए तो वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम सिर्फ इतना है कि जनता को धता दो, जनता का पैसा उगाही करके लो, डरा के धमका के अपनी पार का गलत इस्तेमाल करके अपनी जेब भरो, अपना कोष भरो, और उसके बाद 5 साल में सरकार में बैठ करके मलाई मत्ता खाओ, जनता को छोड़ो और निकल जाओ। वो सरकार इस वक्त पूरी तरीके से जो आईसीयू में है, वेंटिलेटर में है, इसका ऑक्सीजन कब खत्म हो जाएगा ये पता भी नहीं है। कारण क्या है ये बोलने के लिए, ये मैं आपको बताने वाली हूं, और इसके साथ साथ ये भी बताऊंगी कि किस प्रकार से अनिल देशमुख की मुसीबतें और बढ़ गई हैं। निवेदन, वीडियो को अंत तक देखिएगा और अपना पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट के माध्यम से मुझ तक पहुंचाइएगा। गोवा के अंदर भी चुनाव है, आप मैं हम सब जानते हैं, और गोवा में हर पॉलिटिकल पार्टी अपना जो राजनीतिक दांव पेच है वो खेलने में लगी हुई है। इसी को मद्देनजर रखते हुए जो 3 तिकड़े और झोल झपाटे वाले हैं, इन्होंने बोला भाई हम भी गोवा में चुनाव लड़ेंगे। अब जब इन्होंने बोला कि हम चुनाव लड़ेंगे तो जनरली लोगों को ये लगा कि जो पूरा इनका तीनों घटक दल है ये मिलकर के चुनाव लड़ेंगे, लेकिन दुलत्ती मार दी गई यहां पर एनसीपी और शिवसेना के द्वारा कांग्रेस पार्टी को। कांग्रेस पार्टी बिफरी हुई है, एकदम गुस्से में, बिल्कुल उनका पारा हाई हो रखा है और अनाप शनाप बके जा रहे हैं। असल में आपस में एक दूसरे के बारे में खूब पोल पट्टी खोल रहे हैं। संजय राउत जो बड़ बोले संजय राउत हैं, उनके जो बोल कभी भी किसी के लिए भी बिगड़ सकते हैं और वो सोचते नहीं है बोलने से पहले, वो अपना राग अलाप रहे हैं। नाना पटोले जो कांग्रेस पार्टी के महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो अपना अलाप उनका चल रहा है। और जहां तक शरद पवार जी की बात है, उनके बारे में मैं क्या बोलूं, वो तो बेचारे वैसे ही कोप भवन में है जब से उनका लाडला अनिल देशमुख जेल में गया हुआ है और बाहर ही नहीं निकल पा रहा है। अब हुआ यूं हिंदुस्तान कि चुनाव लड़ने की जब बारी आई तो दुलत्ती मार दी गई कांग्रेस को, और तीनों में से 2 घटक दल एक साथ हो गए। उन्होंने अपनी अलायंस बना दी गोवा में चुनाव लड़ने के लिए और बोला हमें भाई कांग्रेस की कोई आवश्यकता नहीं है, हम कांग्रेस के बिना चुनाव लड़ेंगे। तो कांग्रेस ने बोला तुम भाड़ में जाओ, हम भी अपनी मर्जी से चुनाव लड़ेंगे, तुमको क्या पता है, हम तो सीटें जीतेंगे। खैर, ये हम सब जानते हैं कि कांग्रेस की हालत पूरे भारतवर्ष के अंदर कैसी हो रखी है। लेकिन यहां पर नाना पटोले ने सच आखिर बोल ही दिया, वो सच जो इतने समय से ये बोल नहीं रहे थे, पर मैंने आप लोगों को बहुत बार बताया था। नाना पटोले बिफर गए संजय राउत के ऊपर और शरद पवार के ऊपर, और उन्होंने बोला कि तुम क्या हमारे साथ गठबंधन के लिए मना करते हो, हम तुमको छोड़ते हैं, जाओ, तुम्हारे साथ हमारा कोई लेना देना नहीं है। और ये गोवा से जो असर है राजनीतिक, वो हो सकता है महाराष्ट्र के अंदर भी पड़ जाए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन नाना पटोले ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए और क्या बोला, उन्होंने ये बोला कि भैया 2019 में हमें पता है किस प्रकार से महाराष्ट्र के अंदर सरकार बनी थी, जब एनसीपी की नहीं बनी बीजेपी से, शिवसेना की नहीं बनी बीजेपी से, आपस में झगड़े हो गए, तो एनसीपी और शिवसेना दौड़े दौड़े सोनिया जी के पास हाथ जोड़ के पहुंचे कि भैया हमारे साथ मिलकर के सरकार बना लो। और तब सोनिया गांधी जी ने इनकी बात सुनी और इनकी मदद करी। ऐसी कोई उनकी इच्छा नहीं थी सरकार बनाने की, परंतु सोनिया गांधी जी ने इसलिए मदद करी एनसीपी और शिवसेना की क्योंकि वो भाजपा को सत्ता से महाराष्ट्र में बाहर रखना चाहती थी। तो उनका एजेंडा महाराष्ट्र में गुड गवर्नेंस का नहीं था, उनका एजेंडा वहां पर सरकार बना करके एक स्थायी सरकार देने का नहीं था। सोनिया जी का और कांग्रेस का उनका एजेंडा सिर्फ ये था कि येन केन प्रकारेण झोल झपाटे की सरकार को बना दो, जनता को छल दो, महाराष्ट्र का जो होना है वो होता रहेगा, पर बीच भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से अलग रखो। बाय द वे वो भाजपा जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में महाराष्ट्र के अंदर उभर के आई थी,
चुनाव के दौरान सबसे ज्यादा सीट, सबसे ज्यादा आशीर्वाद जनता ने भाजपा को दिया था। और जो प्री पोल अलायंस था भाजपा और शिवसेना का, मैंडेट सरकार बनाने का इन दोनों को ही मिला था। लेकिन चोर मन में आ गया, लालच और लोभ कुर्सी और गद्दी का मन में आ गया उद्धव ठाकरे को। उनको मुख्यमंत्री बनना था, इसलिए उन्होंने अपनी जो पहले वाली कमिटमेंट थी, जो उन्होंने जनता के साथ करी थी, भाजपा के साथ तो जो करी वो करी, पर जनता के साथ करी थी, उसको तोड़ दिया। और उसके बाद अपनी राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि के लिए एनसीपी और कांग्रेस के साथ चले गए। कांग्रेस, बाय द वे मैं याद दिला दूं आपको, वो पार्टी है जिस पार्टी के साथ आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी कभी भी किसी भी प्रकार का राजनीतिक संबंध नहीं रखना चाहते थे, कोई अलायंस नहीं करना चाहते थे। और मुझे बड़ा दुख होता है कि उनके पुत्र ने अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए आदरणीय बाला साहब जी, जिनका मैं भी बहुत सम्मान करती हूं, उनकी जो आइडियोलॉजी थी उसको भी ध्वस्त कर दिया। छत्रपति शिवाजी महाराज, जो भारतवर्ष का गौरव, मान, सम्मान, अभिमान है, उनकी जो लेगेसी थी उसको भी इन्होंने पूरी तरीके से असम्मानित किया। ये बोलते हैं ना कि हम छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज हैं, और उसके बाद सत्ता के लिए ऐसा करते हैं। जिस प्रकार का अन्याय आज छत्रपति महाराज की धरती पर हो रहा है, कैसी उनकी आत्मा दुखती होगी ऊपर से। छत्रपति शिवाजी महाराज जिन्होंने न्याय के साथ जो खड़े रहे, देश के साथ खड़े रहे, कभी भी उनका व्यक्तिगत जो स्वार्थ था कहीं बीच में नहीं आया। इसलिए तो मैं कहती हूं कि ये हमारे गौरव है, ये हमारे मुकुटमणि है, और उनके साथ इस तरीके का छलावा कर रहे हैं। शिव सैनिक खुद को बुलाते हैं, भगवान शिव का नाम अपने पार्टी के आगे लगाते हैं, जो भगवान शिव ने विष पी लिया था। तो उन तमाम जो हमारी लेगेसी है इस देश की, उनको ध्वस्त करके शिवसेना ने उस पार्टी को छोड़ दिया जिसके साथ उनको मैंडेट मिला था, और उसके बाद सत्ता बना दी क्या कहते हैं, कांग्रेस के साथ और एनसीपी के साथ। अब ये परेशानी इन लोगों को हो रखी है कि गोवा में तो हम केवल 2 घटक दल लड़ेंगे, यानी कि एनसीपी और शिवसेना, कांग्रेस को बाहर कर देंगे, और उसके बाद हम देखेंगे कि यहां पर कैसे सरकार चलेगी। यहां पर सरकार चलाना मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी की भी मजबूरी है, लेकिन इस वक्त ऑल इज नॉट वेल विद इन एमवीए। और ये जो सरकार मेरे हिसाब से वेंटिलेटर पर चल रही है, ये कभी भी गिर सकती है, इसके प्राण पखेरु कभी भी उड़ सकते हैं। और मुझे दुख जनता के लिए होता है, चाहे कोई भी हो, लेकिन जनता के साथ इस प्रकार का छलावा जब ये राजनीतिज्ञ करते हैं, ये पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं, तब मन में ये भाव जरूर आता है कि हाथ जोड़ करके चुनाव में जब ये हम लोगों के सामने आते हैं, जनता के सामने आते हैं, तो ये कितना गंदा और झूठा स्वरूप हम सबको दिखाते हैं। एंड आई रियली होप एंड प्रे कि जो नई जनरेशन राजनीति में जा रही है वो इन चीजों को बदल सके, और मैं चाहती हूं कि नई जनरेशन राजनीति में जाए। एंड ये जो पॉलिटिकल पार्टीज खास तौर पर कर रही हैं, इनकी जो सोच है, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे वो एनसीपी है, चाहे वो शिवसेना है, इनकी सोच बदलना बहुत आवश्यक है। और एक और बात बता देना चाहती हूं कि अनिल देशमुख जी की जमानत नहीं हुई है, 14 दिन के लिए उनकी न्यायिक हिरासत बढ़ गई है। और इसके साथ ही इस वीडियो के लिए अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ। जल्द आप लोगों के बीच में फिर से हाजिर होंगी। टिल देन स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड एंड जय हिंद।